अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी वीडियो अबाउट इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम तकरीबन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स होंगे आपके, कंप्लीट टॉपिक इसमें डिस्कस होगा, लिहाजा पूरी तवज्जो से इसको आप स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम जिन चीज़ों पर बात करने लगे हैं जी, उनमें हमारे पास है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ के रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इनका नॉर्मल काउंट क्या होता है, किस चीज़ से मिलकर ये बनते हैं, इनके अज्जा कौन से हैं, इनकी शेप कैसी है, इनकी ज़िंदगी कितनी होती है, इनकी प्रोडक्शन कहाँ पर और क्यों होती है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस क्या हो सकती हैं कि किन हालात में इनकी तादाद में कमी पेशी हो सकती है, फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन के इनकी पैदावार पे कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं और ये क्या काम करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी करना है और पूरी तवज्जो के साथ इसको आप स्टडी करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकें। तो इंट्रोडक्शन में है कि जी रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स आर रेड ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। तो ये खून के अंदर पाए जाने वाले सुर्ख रंग के बग़ैर न्यूक्लियस वाले सेल्स होते हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती है। इन्हें इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। नॉर्मल काउंट कितना होता है जी? नॉर्मल काउंट डिफ़र करता है इन मेल्स एंड फीमेल्स और इसमें एज का भी फैक्टर काउंट होता है। तो बालिग मर्द के अंदर 5.4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इसकी तादाद होती है, फीमेल में 4.7 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इन्फेंट्स में यानी जो नौज़ायदा बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, उसमें इसकी जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर हो सकती है। कंपोजिशन में मेच्योर आरबीसीज डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता एंड न्यूक्लियस नहीं होता। दे कंटेन एचबी, उसके अंदर क्या चीज़ होती है जी? सिर्फ और सिर्फ एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन होती है। कंपोजिशन में वाटर तकरीबन 65% तक हो सकता है, सॉलिड्स एंड सेमी सॉलिड्स 35% होते हैं। अब जो सेमी सॉलिड्स हैं और जो सॉलिड्स हैं उनमें से फिर 33% हीमोग्लोबिन होगी। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 2% इसके अंदर पाए जाएंगे। अब कौन से हो सकते हैं जिसमें फॉस्फोलिपिक, कोलेस्ट्रॉल्स, यूरिया, क्रिएटिनिन, एमाइनो एसिड्स वगैरह इसके अंदर पाए जाएंगे। इसके बाद है जी शेप ऑफ आरबीसीज। इरिथ्रोसाइट्स आर टिपिकली शेप्ड एज बाइकनकेव डिस्क्स। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। फ्लैटेंड एंड डिप्रेस्ड इन द सेंटर, जो मरकज़ से दरमियान वाले हिस्से से पिचके हुए प्रेस हुए होंगे, किनारे इसके मोटे होंगे, विद अ डम्बल शेप्ड क्रॉस सेक्शन। इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर हम देखेंगे तो हमें डम्बल शेप नज़र आता है एंड आर डोनट लाइक, डोनट की तरह से ये नज़र आते हैं। तो दिस डिस्टिंक्टिव बाइकनकेव शेप ऑप्टिमाइजेज द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड इन द लार्ज वेसल्स सच एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ लेमिनर फ्लो एंड मिनिमाइजेशन ऑफ प्लेटलेट स्कैटर। तो इसका सबसे अहम काम क्या होता है इस शेप का, कि इस शेप की वजह से जो हमें सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि इनका फ़्लो आसान हो जाता है, खून की नालियों के अंदर इनका बहाव आसान हो जाता है और प्लेटलेट्स जो हैं वो इसमें से बिखरते नहीं हैं, प्लेटलेट्स भी इसके साथ साथ रवानी से चलते रहते हैं क्योंकि व्हील लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो इनका बहाव आसान होता है, ब्लॉकेज नहीं होती। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज़ ओनली 120 डेज़। तो राउंड अबाउट 80 टू 120 डेज़, 80 से 120 दिन के करीब ज़िंदगी होती है जी किसी भी आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की। इन न्यू नेट या बेबी या जो छोटे बच्चे होते हैं, आरबीसी हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ 70 टू 90 डेज़। छोटे बच्चों में इसकी जो उम्र होती है वो कम होती है, आरबीसी की 70 से 90 दिन होती है। फॉर एनर्जी आरबीसीज डिपेंड अपॉन प्लाज्मा ग्लूकोज। एनर्जी के लिए ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद जो ग्लूकोज है उस पर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट था। इसके बाद है जी आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, क्यों होती है, कब होती है? तो इसके 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है ह्यूमन बींग्स की, तो जो उसका पहला ट्राइमेस्टर है यानी प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स जो होंगे उसमें योक सैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हमारे आरबीसीज। ठीक है जी, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी तो उसके योक सैक के अंदर उसके पहले आरबीसीज बनने शुरू होंगे पहले 3 माह के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब बच्चे की उम्र या प्रेगनेंसी जो है वो 3 टू 6 मंथ्स तक होती है, उस दौरान में जो आरबीसीज पैदा होते हैं वो होते हैं जी स्प्लीन यानी तिल्ली के अंदर और लिवर यानी कि जिगर के अंदर, और उसके अलावा लिम्फ नोड्स के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 6 से 9 माह की जब प्रेगनेंसी होती है तो ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। उसके बाद जो है ये बोन मैरो में बनना शुरू हो जाता है क्योंकि उससे पहले तक बच्चे की हड्डियाँ वगैरह खुद डेवलप हो रही थी, वो आरबीसी पैदा करने की पोजीशन में नहीं होती हैं। इसके बाद है जी अप टू द एज ऑफ 5 years ऑल बोन्स प्रोड्यूस आरबीसीज।
आरबीसीज जो है वो 5 साल की उम्र तक तमाम हड्डियाँ आरबीसीज बनाना शुरू कर देती हैं। आफ्टर द एज ऑफ 20 बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसीज। तो 20s के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो लंबी हड्डियाँ थी, लॉन्ग बोन्स थी, उनका बोन मैरो आरबीसीज को बनाना कम कर देता है, छोड़ देता है। आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स आरबीसीज आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन द मैरो ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स, फॉर एग्जांपल स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रे एंड इलियम। तो जो आपकी ओसा बोन थी उसके अंदर, आपकी स्टर्नम के अंदर, रिब्स के अंदर, ये जितनी भी चपटी हड्डियाँ हैं उनके अंदर पैदा होते हैं आरबीसीज आफ्टर द एज ऑफ 25। इरिथ्रोपोइसिस RBCs production. In response to decreased blood oxygen level, kidneys release erythropoietin. This stimulates RBC production in the red bone marrow. तो होता क्या है कि जी हमारे किडनी यूरिन बनाने का काम तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके अंदर स्पेशल सेंसरी सेल्स होते हैं जो कि इस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा तो किडनी एक केमिकल रिलीज़ करेगा जिसको इरिथ्रोपोइटिन कहा जाता है। अब ये हार्मोन जाएगा ब्लड के साथ शामिल होकर बोन मैरो में पहुंचेगा और बोन मैरो को कमांड देगा टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ताकि ब्लड सेल्स को पैदा किया जा सके। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट इज जी फैक्टर्स नीडेड फॉर इरिथ्रोपोइसिस के कौन से फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी होंगे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन B12, तमाम वाइटामिन हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो B12 इज एसेंशियल विटामिन फॉर DNA सिंथेसिस। DNA को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए B12 का होना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अक्सर आपको मल्टीपल चॉइस में, फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछा जा सकता है। विटामिन C एंड फॉलिक एसिड बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर इरिथ्रोपोइसिस। तो विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट भी है और फॉलिक एसिड, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इरिथ्रोपोइसिस के लिए, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। देन इज प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। HB हीमोग्लोबिन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी, तो इसका जो ग्लोबिन का पार्ट था वो हिस्सा प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है और प्रोटीन को बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ द इंट्रिंसिक फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। Fe यानी कि आयरन एंड सम हार्मोन्स आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर इरिथ्रोपोइसिस। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारे स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है। अगर वो नहीं होगा तो उसकी वजह से हम इरिथ्रोपोइसिस जो है वो मुतासर हो सकता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस क्या क्या हो सकती हैं जी। डायर्नल वेरिएशंस हैं, यानी कि कौन सी ऐसी तबई खसूसियात हैं जिनकी वजह से इनकी तादाद में कमी बेशी हो सकती है, रेड ब्लड सेल्स की तादाद में रद्दोबदल हो सकता है। तो कहते हैं कि डायर्नल वेरिएशन में कहते हैं RBCs 5% वेरिएशन अकर्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में तकरीबन 5% के करीब इनमें कमी बेशी हो सकती है। द काउंट इज़ लीस्ट ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सो रहे होते हैं, रेस्ट मोड पे होते हैं, उस वक्त इनका काउंट सबसे कम होता है। एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स और सुबह के वक्त भी इसका काउंट जो निस्बतन कम होगा। हाईएस्ट ड्यूरिंग इवनिंग, जब शाम का वक्त होता है उस वक्त इसका काउंट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन भर हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, उस दौरान में इनका काउंट जो है वो बढ़ जाता है। 5% तक का चेंज इसके अंदर आ सकता है। टेम्परेचर, RBCs काउंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एन इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। अगर बैरूनी जो माहौल है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, गर्माइश ज़्यादा होती है, एनवायरनमेंट या सीज़न जब हॉट होता है तो RBCs का जो काउंट है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट इज़ हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड पे हम सबको पता है कि जितना आप सतह समंदर से बुलंदी पे जाएंगे उतना ही हवा के अंदर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम होती रहती है। उसको पूरा करने के लिए RBCs का काउंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो RBC काउंट इंक्रीज एट हाई एल्टीट्यूड्स ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो लैक की वजह से वो बढ़ जाते हैं RBC। नेक्स्ट इज़ हाइपोक्सिया। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है जी, डिक्रीज़ इन ब्लड ऑक्सीजन लेवल। हाइपोक्सिया का मतलब है खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। इंक्रीजेज द RBC काउंट, इसकी वजह से RBC प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होगा तो किडनीज जो है वो इरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ कर देंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास RBCs पैदा होंगे बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सरे। रिपीटेड एक्सरे डिक्रीजेज RBC प्रोडक्शन बाय डिप्रेसिंग बोन मैरो एक्टिविटी। कि अगर बार बार एक्सरेज किए जाएंगे तो एक्सरेज की इतनी अच्छी चीज़ नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए, बिला ज़रूरत नहीं करवाने चाहिए। तो एक्सरेज की वजह से क्या होता है कि बोन मैरो की जो एक्टिविटी है वो मुतासर हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। दैट इज़ वाई RBCs की प्रोडक्शन जो वो मुतासर हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ RBCs कि रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट इज़ रेस्पिरेशन। RBCs कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
इसका सबसे मेन काम क्या है जी, ट्रांसपोर्ट करना, किस चीज़ को, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। इट ऑल्सो कंटेन्स ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसके अंदर एक एंजाइम भी पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिसको हम ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं, विच एक्सेलरेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन, जो कि मंदरजा झैल रिएक्शन को तेज़ कर देता है, यानी कि H2O + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ले आता है, उसको तोड़ देता है फिर हाइड्रोजन आयन में और HCO3 में। तो दिस हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स इन द फॉर्म ऑफ HCO3। इसका काम क्या हो गया कि ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, टूवर्ड्स द लंग्स फ्रॉम द टिश्यूज़। एसिड बेस बैलेंस या बफर एक्शन भी इसको कहा जा सकता है कि RBCs हेल्प टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस बाय बफरिंग एक्शन। इनका बफरिंग एक्शन भी है हीमोग्लोबिन का, कि ये ब्लड की जो pH वैल्यू है उसको मेंटेन रखती है एक मखसूस लेवल के ऊपर, उसको कम या ज़्यादा नहीं होने देती, ताकि ब्लड हमारा एसिडिक या एल्कलाइन ना हो जाए। तो उसमें बफरिंग एक्शन भी है हीमोग्लोबिन का। और उसके अलावा इस हीमोग्लोबिन के साथ साथ कुछ और इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ बफर। तो नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है जी, दैट इज़ मेंटेन आयोनिक बैलेंस, आयंस का बैलेंस बरकरार रखना। तो इसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। RBCs मेंटेन आयोनिक बैलेंस बाय स्पेशल परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल परमिएबिलिटी होती है जिसकी वजह से आयंस को मेंटेन रखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो विस्कोसिटी है उसको कायम रखने में भी रेड ब्लड सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इनकी तादाद कम होगी तो ब्लड की विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी। अल्बा जी के इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हीमोग्लोबिन एंड एनीमिया इन डिटेल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट हीमोग्लोबिन एंड एनीमिया और इनकी कंप्लीट डिटेल्स पे हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप विजिटिंग आवर चैनल फॉर मोर। अगर आपको मज़ीद वीडियोज़ देखनी है तो आप हमारे चैनल का विज़िट करते रहें, आते रहें, मोस्ट वेलकम। और नेक्स्ट गोल्डन वर्ड्स है जी हमारे पास, ऑलवेज लर्न बाय हार्ट बट मेक श्योर योर ब्रेन इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, कि दिल से मेहनत ज़रूर करें लेकिन आपके दिमाग का हाजिर रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।